हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। आज के चैप्टर में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण की क्लास में हम समास के विषय में पढ़ेंगे। तो समास क्या होता है? तो समास को हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि समास होता क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी समास का अर्थ यह है कि बड़े शब्दों का छोटा रूप। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सबसे छोटा रूप होता है। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप होता है। कोई भी शब्द का छोटा रूप होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। तो समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को ही समास कहते हैं। समझिए कि समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ये संक्षिप्तीकरण का अर्थ यही है कि कोई भी शब्द जो बड़ा है उसका छोटा रूप ही समास कहलाता है, सिंपल प्रोसेस में। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए राजा का भवन, इस शब्द को हम संक्षिप्त में लेते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगा राजभवन। इसमें जो क है ये लोप हो जाती है। समास में ये क लोप हो जाती है और इनके कारक, इनके विभक्तियां जो हैं आगे चल के जुड़ जाते हैं। तो वही शब्द यहाँ पर विस्तृत किया गया है कि दो या दो से, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, दो या दो से अधिक शब्द, कहने का अर्थ है कि ये एक शब्द है और ये दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है। इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो नया शब्द बनता है हमारा और छोटा शब्द बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं। ये हम राजा का भवन, इसका शब्द को हम यहाँ पर लोप कर देते हैं तो हमें राजभवन प्राप्त हो जाती है। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि गंगा का जल, इसमें गंगा का जल में का शब्द को हम लोप कर देते हैं तो हमें गंगा जल प्राप्त हो जाती है। देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति। इस प्रकार हम समास को, बड़ा शब्द को हम छोटा रूप देते हैं, वही हमें समास कहते हैं, समास कहलाता है। समास के कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं। तो समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद और दूसरे पद। तो हम पहले पद को हम पूर्व पद कह सकते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को हम उत्तर पद के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों से जो नया शब्द बनता है या नया शब्द आता है वह समस्त पद कहलाता है। वे समस्त पद कहलाते हैं। यानी समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद को हम पूर्व पद भी कहा जाता है और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि समस्त पद क्या होता है। मान लीजिए रसोई के लिए घर, यानी
किचन के लिए घर, तो हिंदी व्याकरण में हम समझते हैं कि रसोई के लिए घर, यानी के लिए इस शब्द को हम यहाँ पर लोप कर देते हैं, तो हमें केवल एक शब्द में प्राप्त होती है रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, तो इसके लिए शब्द को हम यहाँ पर लोप करते हैं तो हमें हथकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नील और कमल, यहाँ पर हम और शब्द को लोप करते हैं, हमें नील कमल प्राप्त होती है। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ा शब्द का छोटा रूप ही समास कहलाता है। समास को हम समासिक शब्द भी कह सकते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि समास में कुछ शब्द जो हैं बीच में जब लुप्त हो जाते हैं यानी लोप हो जाते हैं तो उनका छोटा रूप ही समास के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और हम एग्जाम्पल से समझ गए हम। तो समासिक शब्द क्या होते हैं, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राजपुत्र, इसका उदाहरण है राजपुत्र, यानी समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे ही हम समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह हैं जो गायब हो जाते हैं। अगला हमारा है समास विग्रह। ये तो हम समास को उनके शब्दों को छोटा रूप करके हमने देखा। अब हम देखते हैं कि समास के अंतर्गत जो शब्द हैं एक शब्द को हम तोड़ कैसे सकते हैं, यानी दो भाग में कैसे डिवाइड करते हैं। तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को हम समास विग्रह कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द जो है गायब हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ये एक शब्द है माता पिता। जब हम इन दोनों का समास विग्रह करेंगे तो माता अलग हो जाएगी और पिता अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कारक ले लेते हैं और माता और पिता, यहाँ पर समास का विग्रह हो जाता है। ये माता जी हैं और पिताजी, इन दोनों को जब हम समास विग्रह यानी अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ शब्द यहाँ पर जुड़ते हैं, कारक जुड़ते हैं, वही विभक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलान के लिए हम और शब्द को हम कारक के रूप में चुने हैं। तो हमारा एग्जाम्पल आता है माता और पिता। पहला समास हमारा आ जाता है अव्ययीभाव समास। यानी समास कितने होते हैं, तो समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उन सभी का अध्ययन हम करते चलेंगे। समास में अव्ययीभाव समास, पहला समास हमारा आ जाता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होता क्या है, इसमें जो है कि प्रथम पद जो है अव्यय होता है एवं प्रधान होता है, उससे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आया कि अव्ययीभाव समास के होता क्या है। समझिए अव्यय के होता क्या है। तो भारतीय भाषा में ऐसे हैं जिनके रूप में लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि
भारतीय भाषा के अनुसार ऐसे शब्द हैं जो कि लिंग है, वचन है, इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। भारतीय भाषा में ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इन्हें ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि अव्यय होता क्या है। अव्ययीभाव समास के हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार किया गया कार्य। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार किया गया कार्य। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष। अजन्मा, अजन्मा जो है जन्म से लेकर के। यथाभ्यास, यथा साध्य है ना, यथा साध्य। यथा साध्य का अर्थ है कि जितना साधा जा सके। रातों रात यानी इसे हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हमने परिभाषा में समझा कि इनके लिंग, वचन आदि में न कोई परिवर्तन होगी न कोई विकार होगी। जो जैसा रहेगा वैसा ही आ जाएंगे और वे कुछ विभक्तियों के रूप में आ जाएंगे, कारक के रूप में आ जाएंगे। जिस प्रकार हम रातों रात, यहाँ पर ही शब्द जो है या इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हम इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो रातों रात यानी रात ही रात में। यथा क्या है ये, यथा काम। यथा काम मतलब इच्छानुसार, इच्छानुसार। अगला हमारा समास आ जाता है अगला समास हमारा आ जाता है यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। पहला हम अव्ययीभाव समास पढ़ा। अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जब हमारा कर्मधारय समास आते हैं तो इसमें हम समझते हैं कि होता क्या है। कर्मधारय समास यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो पद होते हैं, बीच में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। इनका चिन्ह जो है को, कर्म को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। यानी कर्म कारक तत्पुरुष में इसमें दो पद होते हैं, बीच में कर्म कारक का चिन्ह जो है छिप जाता है। इसे हम को से दर्शाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए रथ चालक। रथ चालक तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में हम रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, इसमें हम विभक्ति क्या लिए हैं, ये को है। यहाँ पर आप लोगों को मेन पॉइंट पर समझना है कि इस कारक में हम को शब्द को लिए हैं, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए कि आप रथ चलने वाला या फिर रथ चलाने वाला इतना लिखेंगे तो थोड़ी शब्द जो है अटपटा लगती है, इसलिए रथ को चलाने वाला। ग्रामागत यानी ग्राम को गया है। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। वन गमन यानी वन को गमन। देशागत, देशागत जो कि देश को गया है। मनोहर यानी मन को
मन को हरने वाला, मन को हरने वाला हो जाएगा। अगला हमारा आ जाता है कर्ण कारक तत्पुरुष समास। कर्ण कारक तत्पुरुष समास में जहाँ पर पहले पद जो है कर्ण होगा, कर्ण कारक का बोध होता है और कर्ण कारक का चिन्ह जो या विभक्ति के द्वारा और से, इसमें टॉपिक है कर्मधारय तत्पुरुष समास में हमें को शब्द को लिया है यानी विभक्तियों को जोड़ने के लिए, लेकिन कर्ण तत्पुरुष समास में हम दो शब्द लेते हैं, एक शब्द है के है और एक शब्द है से, यानी शब्द के अनुसार हम इन दोनों चिन्हों को प्रयोग करेंगे। मन चाहा, मन चाहा, इनको हम विभक्ति लेते हैं से, यानी मन से चाहा गया। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, भूखमरी, भूख से मरी, धनहीन यानी धन से हीन, रस भरा यानी रस से भरा, आचार कुशल, आचार से कुशल हैं, भयाकुल यानी भय से आकुल हैं, भय से आकुल हैं, भय से आकुल, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। अगला हमारा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पद हैं, संप्रदान कारक छिपा होता है, इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह जो है विभक्ति के लिए ये इस पॉइंट पर हमें मेन फोकस करना है, इस चिन्ह पर के लिए यहाँ पर विस्तृत है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय क्यों जाते हैं बच्चे? विद्या के लिए, आलय यानी ज्ञान ग्रहण करने के लिए, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, सभागृह यानी सभा भवन है, सभा के लिए भवन। इसमें जो के लिए शब्द है ये विभक्ति हैं, ये दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनमें भावात्मक गुण पैदा करते हैं। अगला हमारा रहता है विश्रामागृह यानी विश्राम के लिए, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जो के लिए है ये पूरे सेंटेंस को अपने आप में समेटती हैं। नेक्स्ट आ जाती है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक चिन्ह या विभक्ति, इसे हम से अलग, इस पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान कर देना है कि अपादान कारक में क्या है कि से अलग होना, उससे ही हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला है, ये काम को देखकर अपना जी चुरा रहा है, उस काम को करने की इसकी इच्छा नहीं है। दूरागत, दूरागत जो कि दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख है, रण से विमुख है। नेत्र, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त है। देश निकाला यानी देश से निकाला गया है। देश से निकाला गया। अगला हमारा आ जाता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें भी हम समझते हैं कि कौन कौन से चिन्हों का हमें याद रखना है। इसमें दो पदों के बीच संबंध कारक चिन्ह छिपा है। संबंध कारक चिन्ह या विभक्ति का है कि, इसमें तीन शब्दों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
का, के, की, यही हमें संबंध के बारे में बताता है। उसे हम संबंध अपादान, ये अपादान नहीं होगा, यहाँ पर तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ये हम समझते हैं कि संबंध कैसे बनता है। तो राजा का पुत्र से कैसा रिश्ता है कि वह राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है। इसमें का जो है एक कारक यानी विभक्ति के रूप में ज्वाइंट किया गया है। अगला हमारा एग्जाम्पल है गंगा जल। गंगा जल को हम का, के, की, इन शब्दों को हम ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें यहाँ देखने के मिलेगा गंगा का जल लोक तंत्र, यानी लोक का तंत्र है। देव पूजा यानी देव की पूजा, राजकुमारी यानी राज की कुमारी है। अगला हमारा जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में इसमें मुख्यतः दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक के चिन्ह या विभक्ति में पर, ये दो शब्द यहाँ पर लिया गया है। में पर, इसे विशेष ध्यान देना आवश्यक है। में पर होती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होती है? इसमें दो पद होते हैं, बीच में अधिकरण कारक चिन्ह छिपा होता है। अधिकरण कारक के चिन्ह या विभक्ति में पर होती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कार्य कुशल। कार्य कुशल, इससे हम कार्य में कुशल, इस शब्द को विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वनवास यानी वन में वास। ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। दीन दयाल, दीन दयाल, तो दीनों पर दयाल यही आवश्यक है। अब हमारा तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होती है? इसमें पूर्व पद जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक का अर्थ है जिसे हम गिन सकते हैं। पूर्व पद यानी पूर्व पद का अर्थ है पहला पद। उत्तर पद यानी दूसरा पद होती है। तो पूर्व पद ये से हम संख्यावाचक यानी हम संख्या के रूप में इस द्विगु समास को प्रकट करते हैं, समझते हैं। और उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं होती है। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है। इस प्रकार हम द्विगु समास कह सकते हैं। तो द्विगु समास क्या होती है कि द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक होती है और उत्तर पद जो है प्रधान होती है। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि नवग्रह। हमारा पहला एग्जाम्पल नवग्रह। नवग्रह, इसमें हमें अर्थ यह निकलता है कि 9 ग्रह हैं, यानी 9 ग्रहों का समूह है। दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह यानी 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहते हैं। अगला है एग्जाम्पल पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक यानी त्रिलोक, लोकों का समाहार। तीन लोकों का समाहार। अगला हमारा समास होता है द्वंद्व समास। ये बहुत ही ज़्यादा सरल समास है, सिंपल है। सिर्फ इसे देखते रहने पर याद हो जाती है और बार बार रिवाइज करते रहें तभी याद होगी। द्वंद्व समास क्या होती है कि इस समास में दोनों पद जो है कि प्रधान होते हैं।
यानी कोई शब्द में भेदभाव नहीं होती है, उनका रूप ही है प्रधान, यानी दोनों को बराबर पलड़े पर रखना आवश्यक है। किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है, इसका विग्रह करने पर अथवा एवं का प्रयोग होता है। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जलवायु, जलवायु का विलोम शब्द देखा जाए तो जलवायु जल और वायु से है। अपना पराया, यानी अपना या पराया हो। पाप पुण्य, यानी पाप से, पाप और पुण्य से मुक्त है। राधा कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण है, राधा और कृष्ण होते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा देता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होती है कि इसमें जो है इस पद का उत्तर पद और प्रधान पद होता है। इस समास में विशेष या विश्लेषण या विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है कि नील कमल, यानी कमल के समान चरण हो। नील कमल, नील कमल जो कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल जो नीला है जो कमल। नील गगन, यानी नील से नील है जो गगन है। चंद्रमुख से चंद्र जैसा मुख हो। महात्मा गांधी, महान है जो आत्मा है। महात्मा गांधी मन से है जो आत्मा होती है। अगला हमारा रहता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होती है, किस पद में, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों पद तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रदान करता है। इस विग्रह करने वाला व्यक्ति इसका विग्रह करने वाला है जो जिसके वह आदि आते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। गजानन, यानी कहने का अर्थ है कि दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं और वह तीसरा पद जो है प्रधान होता है। न इसमें पहला पद प्रधान होती है और न ही दूसरा पद, लेकिन दो पदों से जो अर्थ निकलती है उसी का तीसरा रूप जो है प्रधान होता है, वही समास कहलाता है। तो गजानन, यानी गजानन गणेश भगवान बात हो रही है, तो गज आनन है जिसका, यानी ये गणेश ही है। त्रिवेणी, त्रिनेत्र यानी
3 नेत्र हैं जिनके, वे शिव कहलाते हैं। नीलकंठ यानी कंठ है जिसका लोहा के समान है, कंठ है लोहा के समान है। नील कंठ यानी नीला है कंठ जिसका शिव है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हिंदी के हम समास वाले चैप्टर को पूरी तरह से एंड कर दिए हैं। तो जैसा रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।